हमें लगता था अमेरिका कोई अलका नगरी है। आज इतने साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो गए बच्चे को गए हुए, समाओ मैं भावुक हो जाती हूँ। तुम ऐश्वर्यमय और स्निग्ध लगने लगे थे, मैं तो वैसी ही थी। ज्येष्ठ आषाढ़ की तपती धूप में अपने बदन को तांबई बनाती हुई। देखिए, अति तो हमेशा होती है, और जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है तो वो उच्छृंखलता बन जाती है। भारत के प्रति उनका आकर्षण तो है, भारत में ये हो रहा है, भारत की राजनीति में ये हो रहा है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करते। एक तरह से उनमें विदेशी होने की या प्रवासी होने की एक असुरक्षित भावना होती है। अच्छा। इनसिक्योरिटी की होती, और उस असुरक्षा की वजह से वो अपने भारतीय समाजों में ही ज्यादा जुड़ते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती एक एग्रीमेंट पे साइन करवाया कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और तुम इस पर सिग्नेचर कर दो। लेकिन उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया। कुछ भी नहीं था उनके पास, वो अपने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां ले गए, या उनको मौखिक रूप से याद था। शाम को वो मंडली बना के रामचरितमानस की जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो राम के भरोसे से वो अपना बल पाते थे, आत्मशक्ति पाते थे, और फिर कहते थे शायद ये दिन पलटेंगे। उनके माता पिता इस उम्मीद में होते हैं कि वहां तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पैसा भेजेंगे, पैसे आते नहीं है। वहां वो शराब के आदी हो जाते हैं, शराबी बन जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। मातृभाषा मेरी पंजाबी, माता पिता विभाजन की त्रासदी झेल कर आए, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया। बाजरे दा सिट्टा वैसा तली ते मरोड़िया रुठिया जांदा माया। तो ये जो एक मिठास है, जैसे बाजरे के दानों की मिठास है, वो मिठास इन गानों में घुल के आती है। लोकगीत में तो पूरा हमारा काल का सच बोलता है। छनक छनक मेरी बोदी, तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत्त तेरे हाथ, तू रखना ते रख, कढ़ना ते कढ़। किताबी नुक्कड़ के आज के पॉडकास्ट में मैं गीता चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जीवन में जो हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, और जो निर्णय लेते हैं उसके कुछ परिणाम होते हैं। हम जब निर्णय करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि कुछ उसके अच्छे ही आएंगे, बुरे परिणामों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन मनुष्य की सोचने समझने की एक सीमा होती है। लेकिन जब वो काम हो जाता है तब हमें पता लगता है कि परिणाम कुछ और आए हैं जो हमने सोचे थे उसके विपरीत या उससे फ़र्क, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही मानव संबंध के जो सूक्ष्म भाव हैं वो भी बड़े विचित्र हैं। कब किस कैसा ऊँट किस कबट बदले बैठेगा, इसके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे बीच में जो बातचीत करने के लिए प्रोफेसर सुदेश बत्रा हैं। मैं सुदेश जी आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर सुदेश बत्रा का परिचय मैं क्या दूँ। वे हिंदी विभाग की प्रोफेसर रही हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष रही हैं, डीन रही हैं, और उपन्यास, कहानी, कविता, साहित्य की कौन सी ऐसी विधा है जहाँ इनके हस्ताक्षर नहीं हैं। किस मंच पर ये नहीं गई हैं साहित्य के, जहाँ ये कभी मुख्य वक्ता के रूप में गई हैं तो कभी अध्यक्षता की है। कितने पुरस्कार इनको मिले हैं जिनकी लिस्ट बनाना, श्रेणी बनाना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद ये करती हूँ, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो सुदेश जी, आपसे बातचीत शुरू करूँ, गंभीर बात करूँ या प्रश्न करूँ? उसके पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले अपनी एक कविता से शुरुआत करें जो प्रवासी बेटा पर आपने लिखी थी। मैं कविता जरूर सुनाऊंगी गीता जी, और मैं ये मान के चलती हूँ कि संवाद की लय वहीं बनती है जहाँ दो विचारधाराओं का समन्वय होता है, मेल होता है। आप स्वयं कलात्मक रुचि की कलाकार हैं, तो आपसे बात करके मज़ा आएगा। शुक्रिया। और मुझे जो आपने जिस कविता का जिक्र आपने किया है, कविता तो मैं 15 साल की उम्र से लिख रही हूँ, और मेरी सारी कविताएं जो हैं वो मेरी उम्र के पड़ाव के साथ साथ मेरी पूरी जीवन गाथा की अभिव्यक्ति हैं। तो ये जो कविता मैंने चुनी है, प्रवासी बेटा और मैं आपको थोड़े से संक्षेप में आपको बताऊं कि मेरा पहला परिचय अमेरिका से 1975 में हुआ, जब मेरी छोटी बहन का विवाह एक NRI से हुआ। 1976 में दूसरी बहन का विवाह भी संयोग से
अमेरिका में ही सेटल हुआ। और उसके बाद करीब 84 जो 1984 के दंगे हुए थे चंडीगढ़ में, पंजाब में, उनके बाद मेरा छोटा भाई भी चंडीगढ़ छोड़ के अमेरिका सेटल हो गया। और ये इन तीनों की जीवन शैली कुछ चित्रों के द्वारा, कुछ उनके भारत आगमन के द्वारा, जो काफ़ी अंतराल से आ रहे थे, व्यवहार में, शैली में, सब शैली में आते हो, पूरी जीवन शैली बदल जाती है। हाँ। तो आप उस समय की कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले की, तो एक मध्यवर्गीय परिवार में बड़ा एक चमत्कृत सा फील होता है कि हम उनके कपड़े देखते थे, उनकी जीवन शैली देखते थे, उनका, हमें लगता था अमेरिका कोई अलका नगरी है, माया देश है। और मेरे छोटे भाई ने, मेरे दोनों बच्चे जो हैं, बेटे मेरे डॉक्टर हैं। बड़े बेटे ने जब MBBS करके वो रेजिडेंसी की तैयारी कर रहा था, तब मेरा छोटा भाई आया, उसका वहाँ बिजनेस है, तो वो बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी अमेरिका आ जा। क्योंकि हम सब लोग प्रभावित तो थे ही, हमें लगता था कि एक उनकी समृद्धि से, उन चकाचौंध से आप हाँ उनकी चमत्कृत होते हैं। चमत्कृत भी थे, और वो समय, अब वक्त बदल गया है, अब हम थोड़े ज़्यादा यथार्थवादी हो गए। तो मेरे डॉक्टर्स का अमेरिका जाना कोई आसान काम तो नहीं था। यूएसएमली दिया, एक बार सिंगापुर गया, फिर बैंकॉक गया। उस वक्त इम्तहान भी वहीं होते थे, इंडिया में होते ही नहीं थे। फिर उसका परीक्षा पास की। उसके बाद हमें मेरे भाई ने ही सुझाया कि उसकी शादी अगर NRI लड़की से कर दी जाए तो स्पाउस वीज़ा जल्दी मिल जाता है। शादी भी कर दी हमने। फिर वहाँ जाके उसे, हम भाग्यशाली रहे कि 15 दिन के अंदर अंदर रेजिडेंसी मिल गई, और वो न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। लेकिन संभव मेरे पास छोटा बेटा यहीं था, वो भी मेडिकल कर रहा था। आज इतने साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए बच्चे को गए हुए, संभव मैं बाबू को जानती हूँ। उसके जाने के नाम से नहीं, उसके बाद बहुत सारे पहलू हैं कि जब संतानें प्रवासी हो जाती हैं और पीछे जब हम उम्र दराज होने लगते हैं, तो शायद हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, और दिल और दिमाग का द्वंद्व भी बढ़ जाता है। तो जो एक समय के साथ साथ अंतर आता है, मैंने उसको अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। ये कविता उसके अमेरिका जाने के 3-4 साल बाद ही लिखी थी। काफ़ी टाइम हो गया अब तो मैं आपको जरूर आप पढ़ें, बिल्कुल दर्शकों को आनंद आएगा। आइए, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा होगा। तो इसका शीर्षक है प्रवासी बेटा और माँ। अचानक क्या हुआ, तुम एक पौधे की तरह मेरी ज़मीन से उखाड़कर नई दुनिया की ज़मीन में रोप दिए गए। बहुत सुंदर। तुम्हारे और मेरे बीच आसमान बट गया, तुम्हारे और मेरे बीच आसमान बट गया, हवा बट गई, धूप बट गई, दिन और रात की घड़ियाँ बदल गई। दिन और रात की घड़ियाँ बदल गईं, तुम्हें मैं छूती रही तुम्हारी तस्वीरों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हें मैं छूती रही तुम्हारी तस्वीरों में, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी बातों और सूचनाओं से। धीरे धीरे तुम बदल रहे थे, धीरे धीरे तुम बदल रहे थे, अल्पभाषी और चुप्पे से। तुम्हारी भाषा भी बदल रही थी, यहाँ तक कि तुम्हारी त्वचा का रंग भी बदल रहा था। क्या बात है। तुम ऐश्वर्यमय और स्निग्ध लगने लगे थे, तुम ऐश्वर्यमय और स्निग्ध लगने लगे थे। मैं तो वैसी ही थी, ज्येष्ठ आषाढ़ की तपती धूप में अपने बदन को तांबई बनाती हुई। मैं तो वैसी ही थी, ज्येष्ठ आषाढ़ की तपती धूप में अपने बदन को तांबई बनाती हुई, रात और दिन को संस्कारों के पुराने वर्कों में लपेटती हुई। मेरी दुनिया मेरे सपनों का दायरा बहुत सीमित था, मेरी दुनिया मेरे सपनों का दायरा बहुत सीमित था। फिर भी मेरे गगन, मेरे क्षितिज का विस्तार तुम तक फैला था। फिर भी मेरे गगन, मेरे क्षितिज का विस्तार तुम तक फैला था। मैंने तुम्हारी आँखों से गगन की नीलिमा को नापा था, मैंने तुम्हारी आँखों से गगन की नीलिमा को नापा था। धरती की चक्राकार गति के साथ घूमते हुए मैंने तुम्हारा संसार देखा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मूल्यों और संस्कारों से रगड़ खाते हुए, मूल्यों और संस्कारों से रगड़ खाते हुए मैं खोल रही थी एक अंतः सलीला। मैं मूल्यों और संस्कारों से रगड़ खोते हुए खोल रही थी एक अंतः सलीला। मैं हारी कब थी, मैं तुमसे दूर कब थी।
बहुत सुंदर आपकी जिजीविषा, मतलब कहीं इस कविता में कहीं एक कविता में कहीं एक थोड़ी सी तकलीफ भी है और उम्मीद भी है, दोनों का बहुत सुंदर एक मानवीय जो आशा की किरण होती है जो हर स्थिति में बनी रहती है, आपकी कविता वो रिफ्लेक्ट करती है। सुदेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, कोई भी किसी के भी, हम उन्हें पंख देते हैं उड़ने के लिए, हम ही पंख लगाते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। तो जब वो जा रहे हैं और वो कर रहे हैं और उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो सब करने को विवश हैं जो हमें शायद हमें तकलीफ़ देती हैं, तो ऐसा क्यों? क्या हमारे ही सपनों को तो पूरा नहीं कर रहे हैं वो? आप बिल्कुल सही कहती हैं। हमने अपने बच्चों को सपनों की उड़ान दी और उनके लिए तैयार भी किया हमने। उनको पूरे जो दिशा निर्देश दिए, जो उनका ख्याल रखा और जहाँ वहाँ तक की जानकारी हुई वो हमने किया। जब बच्चे वहाँ चले जाते हैं तो आजकल तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारे बच्चे अमेरिका में रहते हैं। हाँ, अमेरिका में तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। अमेरिका का तो ज़्यादा ही कुछ आकर्षण है। लेकिन देखिए, इंसान है और हम भारतीय हैं, तो उसमें मैंने कहा कि दिल और दिमाग का द्वंद्व रहता है हमेशा। हम दिल से चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास रहें और दिमाग से कहते हैं कि ये बच्चे वहाँ सफल हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं और हमें भी उनसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी तो मुझे किसी ने कहा था कि यू आर ए प्राउड मदर ऑफ सच ए नोबल पर्सन। तो मुझे लगा बहुत कि वो तो मुझे साथ लेके गया है, मैं दूर कब हूँ। जो आपने अपनी कविता में भी रिफ्लेक्ट उसके व्यवहार में माँ के संस्कार हैं और उसकी चिंता में भी मैं हूँ। फिर भी हम स्वार्थी हो जाते हैं कहीं एक उम्र के बाद शायद, या हमारे जैसे लगता है कि दिवाली आती है, होली आती है, त्योहार होते हैं, बच्चे पास में हों और धीरे धीरे के शुरू में ये आवेग प्रबल होता है, धीरे धीरे हम ठहर जाता है, धीरे धीरे एक ठहराव आता है, हम सहज होते चले जाते हैं। हम महसूस करते हैं कि दिवाली और होली हमें शायद उनकी अनुपस्थिति में ही मनानी पड़ेगी। सुदेश जी, मैं आपसे इसमें इसका दूसरा पक्ष समझना चाहूँगी कि जैसे हमारे मन में ये द्वंद्व है, हमारे मन में दुविधा है, ऐसे बच्चों के मन में भी तो होती होगी, क्योंकि वो उन्हीं संस्कारों को लेके गए जो हमने उन्हें दिए हैं। तो उन्हें भी ये दुविधा होती होगी कि वहाँ रहना भी उनके लिए, अब चूँकि प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ रहना ही है उनको, और ये भी खींचता है, ये स्नेह भी खींचता है, तो उनका भी तो मन में द्वंद्व होता होगा। बिल्कुल सही है, होता है। तो उसकी पूर्ति वो एक तो ये करते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब तक वो आते रहते हैं। 3 साल में आए, 4 साल में आए, 2 साल में आए, या उनको बुलाते भी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, जितनी सहायता वो कर सकते हैं उनकी वो कर सकें। तो जुड़ाव तो रहता है, सिर्फ एक ये है कि आप भौतिक रूप से साथ नहीं होते हैं। तो जितना चिंता हमारी, जितना लगाव है, उतनी लगाव उधर भी होता है। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में अंतर आ रहा है, सोच में भी अंतर आ रहा है। और आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने बच्चों को विदेश भेज के बहुत खुश होती है और वो सोचते हैं कि हम आराम से, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, जब तक बूढ़े नहीं होते तब तक आराम से जिएंगे। एक स्थिति ऐसी आती है जब उन्हें बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वक्त थोड़ा सा संकट जरूर आता है। उसके फिर अलग अलग प्रबंध होते हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा यहाँ पर है, तो बड़े भाई को मालूम है कि उसको एक शांति है, उसके मन में निश्चिंतता है कि व्यवस्था है, माँ की कोई व्यवस्था है। अच्छा, वहाँ के जो संघर्ष हैं, एक जैसे आपने लिखा कि एक ज़मीन से पौधा उखाड़ा और वो दूसरी ज़मीन में रोप दिया गया, तो ये आसान नहीं होता है दूसरी ज़मीन में जमना और उगना और वहाँ बने रहना और विकसित होना। बिल्कुल, तो उनका संघर्ष भी तो हम समझ पाते हैं उनके संघर्ष को? बिल्कुल समझते हैं। मेरे तो इस टाइम ये है कि पूरा, मैंने कहा 3 भाई बहन हैं, उनकी संतानें वही हैं, उनकी शादियां भी हो गई, अब तो बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हैं। किसी ने इंटर कास्ट की, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय शादी की। मेरी एक भांजा है, उसने अमेरिकन लड़की से की है, मेरी भतीजी ने ब्रिटिश से की है, बाकी इंटर कास्ट तो सब भारतीय है वहाँ पर। ये नहीं कि दक्षिण भारतीय, गुजराती है, मराठी है, कुछ नहीं,
वहाँ सब जाके बाकी भारतीय- हम लोगों को ये भी समझना पड़ता होगा शायद किसी स्थिति में कि संघर्ष तो सब जगह है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, संघर्ष तो होंगे। हाँ। एक छोटा सा विषय से मैं थोड़ा परिवर्तन करूंगी। आपकी एक कहानी में पढ़ रही थी अभी, फिर कब आओगे जब, तब उसमें एक धुंध कहानी है। उसमें मेरा सिर्फ ये प्रश्न है और शंका भी है कि क्या वो कहानी पढ़कर दर्शक को और पाठक को ऐसा तो नहीं लगेगा कि महिला के पक्ष में हमने बात कर दी और पुरुष की तकलीफ को, कठिनाई को हमने समझने का प्रयास नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। अच्छा। पहली बात तो ये है कि वो कहानी अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं कहानी लिखती हूँ तो वो कहानी कोई मेरे अनुभूत सत्य की नहीं होती। मेरे आसपास के समाज की घटनाओं को मैं देखती हूँ। आप तो शक्ति स्तंभ से जुड़ी रही हैं, न जाने कितनी पीड़ित स्त्रियां वहाँ पर आती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात एक और जो बहुत ज़्यादा कटु सत्य है, हम आज भी पुरुष सत्तात्मक समाज में रहते हैं। उसका अनुभव, ये इतना लंबा विषय है कि इस पर घंटों बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम आज एक ऐसे जीवन के मुकाम पर हैं जब मैं आज भी अकेली औरत होने का एक सजा भी भोगनी पड़ती है और समाज का सामना भी करना पड़ता है। ये अलग बात है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगी। असल में उस कहानी में अगर आप कल्पना करें कि एक पुरुष जो शहर में नौकरी करता है, उसकी शादी होती है किसी छोटे गांव की लड़की से जो कम पढ़ी लिखी है, और वो उसको एक ऐसी मतलब पत्नी चाहिए जो घर संभाले, है ना। उसके प्रति जो लापरवाही है उसकी, वो लापरवाही उसमें बिल्कुल साफ झलकती। मुझे उसको विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसको डब्बे में छोड़ के चला जाता है, टिकट अपने पास रख लेता है, खाने के लिए उसको सीधा जवाब नहीं देता। उसको कोई एहसास नहीं, तकलीफ का एहसास नहीं। ये आज से समझ लीजिए कि 40-50 साल, क्या अभी भी ऐसे जो हम लोग तो शिक्षक रहे हैं, हमारे पास हमारी विद्या छात्राएं आती हैं, उनकी पीड़ाएं भी हैं, आज भी लड़कियां झेल रही हैं। ये अलग बात है कि उनका प्रतिशत कम हो गया है। तो बहुत चीज़ों को संकेतों से कहा जाता है, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इसी क्रम में मैं एक दूसरी बात जोड़ना चाहूँगी कि आपकी एक कहानी है, उसमें आपने कल लिखा है कि एक लड़का है जिसको उसकी वाइफ जो है वो उसका शोषण कर रही है और उसके दहेज के नाम पर उसको परेशान कर रही है, और वो अपना घर बेच देता है, ज़मीन बेच देती है, आदि बेच देता है, और अंततः उसका परिवार पूरा बिखर जाता है। तो जो महिला अधिकारों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत तरीके का शोषण होता रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन जो ये नई परिस्थिति आ रही है उसमें उलट हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छा, नहीं हूँ। ये समाज की अनेक परतें होती हैं। परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि पूरा कि सागर की लहरें आई और पूरा पछाड़ के और दूसरा निकल गया। लहरें वापस भी लौटती। ये जो कहानी है आखिरी हद तक, कुछ इस तरह का नाम है इसका, ये 100% सच्चाई है। ये मेरी ही एक विद्यार्थी तो हुआ ना, मतलब ये हुआ ऐसा। हाँ, मतलब बस मैं इतना ही, उसका नाम वाम नहीं लूंगी। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ऐसा हुआ ना कि उस लड़की ने एक्सप्लॉइट किया अपने परिवार को। उसकी वजह बता रही हूँ। जब हम 20वीं शताब्दी को देखते हैं तो उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मैं बहुत संक्षेप में ही बात करूंगी, लंबा चौड़ा विषय। एक पूर्वार्ध है, एक हमारा स्वतंत्र भारत है। पूर्वार्ध के साथ सिमोन दी बुआ का आपने नाम सुना? बिल्कुल। जब हमारा जो आज़ादी के बाद का साहित्य है उसमें मनु भंडारी हैं, कृष्णा सोपती हैं, मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुदगल हैं, वगैरह वगैरह जिन्होंने लिखा, तो स्त्री ने नई अपनी महादेव वर्मा के बाद कलम थामी थी। और सबसे पहले क्योंकि उसका अनुभव अपने घर के परिधि के अंदर ही था, तो अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को, उसी को अभिव्यक्त करती रही। तो एक स्वतंत्रता का अभाव, कृष्णा कहते हैं कि महिलावादी लेखन एक नाम हो गया बाकायदा, स्त्री विमर्श हो गया या महिलावादी लेखन। कृष्णा सोपती ने 1946 में लिखा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। हाँ। है ना। तो स्त्री जो आई तो उसमें उषा प्रेमवदा भी हैं, बहुत सारी उस समय की जो 50, 60, 70 के दशक की जो, हाँ, इतना ज़्यादा आत्मदया की बातें हुई, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता की बात हुई, स्त्री स्वातंत्र्य की बात हुई, बेटी बचाओ की बात हुई, नारेबाजी हुई, और पुरानी रूढ़ियाँ भी टूटी, टैबूज भी टूटे, बेटियों के प्रति दृष्टिकोण भी बदले।
देखिए अति तो हमेशा होती है, और जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है तो वो उच्छृंखलता बन जाती है। और यही हुआ कि स्त्री विमर्श के नाम पर जहाँ ये होता था कि पहले भ्रूण हत्या होती थी, वहाँ आजकल मतलब इसलिए नहीं कि हम जो चारों तरफ देख रहे हैं उसी को अनुभव कर रहे हैं, बेटियों के माता पिता बहुत खुश। अच्छा, मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर, अधिकतर जो पढ़ा लिखा समाज आ गया है उसमें आज बेटियों के माता पिता ही उनको एक तरह से वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि वो ससुराल में जाके उसे अपना परिवार से रहना ही नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। ये जो हवा बदल रही है ना, और पहले तो ये होता था कि विदेश में बेटियां हमारी गई तो वो इसलिए खुश होते थे बच्चे कि उन्हें हमारे परिवार की रूढ़ियों से टकराना नहीं पड़ता था, वहाँ आज़ादी है। हमारे यहाँ विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं होता, वो परिवार से होता है और वहाँ जाके एक उसके बाद हमारे रस्म और रिवाज के बंधन है, बहुत सारे बंधन है। तो वो जो आज़ादी मिली, जो स्वतंत्रता मिली, उसने वो फिर हम दो हमारे दो में सिमट कर रहेगी। ये बात तो फिर भी सहनीय है। जहाँ विकृत अवस्था आई है अभी, कहना चाहिए कि पिछले दशक से ही जो मानती हूँ मैं, उसमें ऐसे केसेस बहुत आ गए। उसमें मैं मतलब एक नहीं, आपको कई बहुत मेरे परिचित किस्से, परिचितों के मैं जिंदगियों को मैंने देखा है जहाँ लड़कियां शादी करती हैं और फिर बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, पति का सारा पूरी उसको संपत्ति चाहिए, तलाक की नौबत आ जाती है, या फिर उनके माता पिता उसके पीछे होते हैं सिखाने वाले, या दूसरा कारण एक और भी होता है जो एक तरह से साइड का कहना चाहिए कि वो किसी और से उनका लगाव होता है और वो जबरदस्ती शादी हुई और फिर उसका विकार सामने आता है, लेकिन टूटता परिवार टूटता है। और मैं ये समझती हूँ सुदेश जी कि एक अन्याय को मिटाने के लिए दूसरा अन्याय अगर हम करते हैं तो वो न्याय नहीं है। मेरी समझ ये है कि कभी उनके साथ अन्याय हुआ तो अब इधर अन्याय करो, ये भी न्याय नहीं। अति तो बुरी है। हाँ, अति हर जगह बुरी है। चलिए हम अपने उस कहानी पर लौटते हैं वापस। आपका जो शीर्षक कहानी का, जो किताब का जो शीर्षक है, फिर कब आओगे, तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जब बच्चे चले जाते हैं यहाँ कुछ तो कुछ कमी लगती होगी, ये मैं मानती हूँ, यहाँ संसाधन कम है, कुछ कमी लगती होगी इसलिए जाते हैं। तो फिर जब वो वापस आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें वहाँ ख़राब लगती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें यहाँ लगती, तो कौन सी दुविधा में जीते हैं वो, और क्या कभी वो आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते हैं? इस मनस्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने पहले जिक्र किया कि दिल और दिमाग का द्वंद्व रहता है। हाँ। और ये बहुत, इसका भी मैं बता दूं, ये भी बहुत उदाहरण है मेरे पास कि मध्यवर्गीय समाज के बच्चे अगर बाहर जाते हैं और वहाँ की वो दोनों संस्कृतियों को जी रहे हैं। अच्छा। वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के जो लाभ हैं, सुविधा, उनका लाभ उठा रहे हैं पूरी तरह से। डॉलर जो होता है वो भारत में आके फूल जाता है और हमारा रुपया तो गुब्बारे की तरह डूब जाता है, बिल्कुल वहाँ जाके डूब जाता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ के बंधनों से मुक्ति मिली, भौतिक सुविधाएं उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। आज तो हम कह रहे हैं कि हमारा भारत देश बहुत, मैं समझती हूँ कि सुविधा भोगी हो गया। बहुत छोटे से छोटा मजदूर तो नहीं, बहुत कम आय वाला भी कार और ये सब मेंटेन करने लगा। लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले कार को लेने में वर्षों लग जाते थे, घर बनाने में वर्षों लग जाते थे। हमने तो वो सारी पीड़ाएं झेली हैं। तो ऐसे में वो पहले तो वहाँ की सुविधाएं छोड़ के आना नहीं चाहती। एक और दूसरी बात होती है कि वहाँ उनकी औलादें वहीं पैदा होती और वो भारतीय नहीं होती, वहीं के बच्चों के साथ पढ़ती हैं, अमेरिकन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं के जीवन शैली को जीते हैं, उन्हीं की सभ्यता को जीते हैं, उन्हीं का खान पान उनका होता है। वो भारत में आके बहुत जल्द आसानी नहीं महसूस करते। इसके मतलब दोबारा जो सामाजिक सांस्कृतिक जो भेद है वहाँ का और यहाँ का, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो फायदे वाले उनको देखते हैं तो उससे पीछे हटके वो यहाँ आके उन बंधनों में, उन जकड़नों में दोबारा नहीं जकड़ना चाहते। इसका भी देखिए परिवर्तन, मैंने कहा ना कि समाज की परतें जो हैं वो बहुत टूट भी रही हैं और अभी भी हैं। तो एक तो ये होता है कि जब वो यहाँ से वो पहले जाते हैं तो उनको कल्चरल शॉक लगता है, और खासकर मैंने ये देखा कि जो अगर NRI लड़की से शादी करो तो वो भारतीय संस्कृति को अपना नहीं पाती है।
हमारे देश के जो कहते हैं कि इंडियन जो लड़के होते हैं, भारतीय लड़के होते हैं, वो वही चाहते हैं कि जैसे उनकी भारत में बीवियां उनकी सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं और सारा काम करती हैं, तो वो उनसे वही उम्मीद करते हैं, तो इसलिए वो कर ही नहीं बिगड़ने लगते सकती, हैं। करेंगी नहीं वो उस वो तरीके करना से। नहीं चाहती। दूसरा, जब वो लौट के कुछ सालों के बाद भारत में आते हैं तो रिवर्स कल्चरल शॉक लगता है उनको। इसके अलावा कुछ स्थितियां ऐसी हैं, मेरी कुछ मित्र भी हैं जिनका बेटा IIT है और वो कैलिफोर्निया में कुछ साल जॉब करके वापस आ गया है, बम्बई में उसने अपना बिजनेस शुरू कर मतलब दिया। कुछ आपको लगता है वापस भी आते हैं? आ रहे हैं, खासकर आ रहे हैं इंजीनियर्स। और उसमें अब तो क्या है कि भारत में इस तरह के जो हमारे टेक्नोलॉजी और विज्ञान का जो विकास हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे उनको पैकेज मिल रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज उनको बहुत अच्छा दे रही हैं, तो यहाँ की सुविधाओं का लाभ उनको अब आकर्षित करने लगा है। हम लोगों को जैसे सहायक मिल जाते हैं, हेल्पर्स मिल जाते ये हैं, बहुत बड़ी सुविधा है, ये- क्योंकि वहाँ किसी भी कितना भी आप कमा लो, ये तो सुविधा कभी मिलती ही नहीं ये पर। वहाँ नहीं मिलती, कभी इस नहीं चीज़ मिलती, को मिस किसी करते स्टेज पर हैं, नहीं मिलती। इसको मिस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि खासकर मैं चाहूँगी, मेरा अनुभव तो डॉक्टर्स का, आपका बेटा भी डॉक्टर है, डॉक्टर्स का अपना हॉस्पिटल छोड़ के 20 साल बाद, 15-20 साल बाद भारत लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको जड़ जमाने में दिक्कत होती। वो वहाँ के सारे नियमों से परीक्षाएं पास कर करके, उनके एक कठोर समय नियम है, फिर थक जाते हैं एक समय के बाद, और उनके बच्चे नहीं आना चाहते। तो ये जो कठिनाइयाँ हैं, तो वहीं फिर वो ज़्यादातर भारतीय परिवार ये कहते हैं कि अगर किसी भारतीय, जो यहाँ के NRIs भी तो फैमिलीज बहुत हो गई वहाँ पर, उन्हीं प्रवासी लोगों के बीच में ही उनके मैं दोस्त इससे मित्र हो जुड़ा एक प्रश्न देखना चाहती हूँ। मान लीजिए वहाँ रहने की जो भी विवशता कहो या वो इच्छा से रहना चाहते हैं, जो भी है, मतलब मुझे लगता है, और आप उसे बताइएगा उसके बारे में, कि वो बच्चे जो हैं वो भारत के प्रति, भारत की प्रश्नों के प्रति, भारत की समस्याओं के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, और मुझे लगता है कभी कभी वो यहाँ रहने वालों से ज़्यादा मदद करते हैं अपने यहाँ की ज़रूरतों के लिए या कोई किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, उसके भी उदाहरण हैं। उसके भी उदाहरण ये है कि एक तो जो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके दादा दादी जाते रहते हैं, मतलब ग्रैंड माता पिता जाते रहते हैं, और वो उनको काफ़ी अरसे तक उनके साथ रहते हैं, तो बच्चों में कुछ संस्कार देते हैं। वहाँ के भारतीय परिवार ये कोशिश भी करते हैं कि वो उनको हिंदी भाषा से और हम लोगों से वो ज़्यादा धार्मिक हो। मैं ये इस प्रश्न पर भी आना चाह रही थी, उसी की चर्चा कर रही हूँ। मेरी बहन गई 1975 में, दूसरी बहन गई 1976 में, मेरा भाई गया 1985 के बाद। मेरी दोनों बहनों के बच्चे और उनका परिवार, भारत के प्रति उनका आकर्षण तो है, भारत में ये हो रहा है, भारत की राजनीति में ये हो रहा है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। मेरी उनसे अक्सर बहस होती, भारत में भ्रष्टाचार ये बहुत कमी है, वो कमी भारत में ये कमी है, भारत में, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप भारत को कुछ दे नहीं सकते तो आप निंदा मत कीजिए। हाँ। आपको कोई आप शब्द मत बोलो, आलोचना मत कीजिए। और लेकिन मेरा छोटे भाई के बच्चे, क्योंकि हमारी भाभी भी जयपुर की हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, वहीं की पैदाइश है, वो बच्चे हिंदी बोलते हैं। मेरी बहनों के बच्चे हिंदी नहीं समझते ना बोलते, मेरा हमसे उनका संवाद नहीं हो पाता, लेकिन वो बाकायदा धार्मिक संस्कार करते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं। तो मैं एक वाक्य कहना चाहूँगी, मैंने जो अभी अपना उपन्यास लिखा ना, उत्कर्ष, उसका मोटिवेशनल कैरेक्टर मेरा ब्रदर ही है, छोटा। अच्छा। लेकिन मैंने उसको थीम को चेंज कर दिया। काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन गया है वो। उसने जब यहाँ से चंडीगढ़ के दंगों में उस पर हमला हुआ था और यहाँ से छोड़ के वहाँ गया, तो बहुत छोटे छोटे, वो CA है, DBM है, और भी उसने 2-4 डिग्रियाँ ले रखी हैं। उसने छोटी छोटी नौकरियाँ की। पहले उसने LIC की नौकरी की, फिर उसने एक क्या कहते हैं, ये छोटे जो कैफ़े वगैरह, कैंटीन वगैरह, उनमें काम किया। हाँ। उनमें काम किया। फिर उसने सॉफ्ट टॉयज़ का बिजनेस किया। उस पर हमले हुए, लोगों ने उसको धोखे दिए, और एक बार तो उस पर पिस्टल रख दी और उसका सारा पैसा लूट के ले गए। अच्छा। उसके बाद उसने इतना अनुभव, 4-5 साल के अनुभव के बाद उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया।
उसने एक बात मुझसे कही थी। उसने मुझसे कहा, दीदी मैंने 4-5 साल में जो वहाँ का लोकल लोग हैं उनके मनोविज्ञान को समझा है। हम लोग क्या है, अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमें सारे जो जितने भी गोरे लोग हैं ना, वो सब वैसे सुपीरियर लगते हैं, सुपीरियर लगते हैं, बुद्धिमान लगते हैं। जबकि जितनी प्रतिभा और जितने परिश्रम क्षमता भारतीयों में है उतना उनमें नहीं है। मैंने उनकी नब्ज पकड़ी है। और जिस दिन मैंने ये समझा कि इनको मुझे अपने अंगूठे के नीचे रखना है, उस दिन मेरा डर खत्म हो। मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि उसके आज 6-7 होटल का मालिक है, वो 5 स्टार होटल्स का मालिक बन गया। और सारे स्टाफ उसके सब अमेरिकन है। हाँ। जो मैनेजर उसके, सारे वर्कर सारे उसके। और वो उसके बावजूद वो आज भी उसके घर में मंदिर है, रोज मेडिटेशन करता है, पूजा करता है। एक मंदिर उसने खुलवाया, एक भारतीय पुजारी रखा हुआ है, और सारे जितने वहाँ के भारतीय लोग हैं उनका उनसे जुड़ाव है उसका। काफी इसी के साथ मैं जोड़ना चाह रही थी, आप जो उदाहरण दे रही हैं उसके उसी के संग मैं ये जो आपने फिर कब आओगे कहानी क्या, उसी ब्रदर की बात। तो ये जो आपने जो बात कही उसमें क्या, जैसे वहाँ पर गुरु, मैंने एक संस्था देखी थी गुरुकुल करके, उन्होंने नाम ही गुरुकुल रखा उसमें। और वहाँ वो जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो वॉलंटियर करते हैं अपने आप। और अब उन बच्चों को, वहाँ के रहने वाले बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी संस्कृति बताते हैं, त्योहारों के बारे में बताते हैं। और मैंने ये देखा कि वो बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे कोई भी त्योहार है, हम तो अपना एक अपने जो क्षेत्र में है उसी के बारे में जानते हैं। वो त्योहार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्यों, किस किस नाम से मनाया जाता है, मतलब रिसर्च बेस्ड उनकी जो एजुकेशन होती है और जो बताते हैं प्रेजेंटेशन है वो होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने और महसूस की, ये जैसे गरबा है और पंजाबी, जैसे आप भांगड़ा की बात करें, या अपने बंगाली हैं, बंगालियों का अलग समाज, गुजरातियों का, उनका गुजरातियों का, जैसे उनके अपने समाज हैं और वो अपनी उस संस्कृति को पकड़े हुए हैं। और उसके साथ एक चीज़ और ये जोड़ना चाहती थी कि वहाँ के जो उनके दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे हैं, वो साथ में आके उनसे वही लहंगा पहन के बच्चियाँ आ रही हैं, गरबा कर रही हैं। तो कभी कभी बड़ा सुखद एहसास भी होता है। और लेकिन इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तब हमें अपनी संस्कृति का हम उतना सम्मान नहीं करते और हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल समझते। मैंने हिंट किया था कि हमसे ज़्यादा धार्मिक है। मुझे, मेरे दिमाग में इसकी वो, ये जो आप बात कर रही हैं ना, सारे त्यौहार मनाते हैं, वहाँ गुजराती समाज है, मैं उनसे मिली हूँ। कश्मीरी समाज है, मेरी भतीजी की शादी कश्मीरी लड़के से हुई है। और वो चिन्मय मिशन है वहाँ पर एक, वो उसमें शिकागो में रहती है। चिन्मय मिशन में बच्चों को भेजते हैं, मेरे बेटे ने भी अपने बच्चों को भेजा। वो संस्कृत के श्लोक उनको रटवाते हैं, हिंदी सिखाते हैं। मैं जब वहाँ गई थी तो मेरे बेटे ने कहा वहाँ के पुजारी से, मैं मंदिर भी देखे हैं मैंने वहाँ के, बोले कि मेरी मदर आई हुई हैं तो वो बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी मदर यूनिवर्सिटी में रही हैं तो हमारा लेवल उस तरह का नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। अब आप, मैं दूसरा पक्ष, क्योंकि एक तो ये, दूसरा वहाँ पर एक वोकेबलरी टेस्ट होता है बच्चों का। कितने आपके, मैंने किसी कहानी में जिक्र भी किया उसका, शब्दकोश, हालांकि वो स्पेलिंग बी करके कुछ इस तरह का होता है, तो वो उससे जुड़े रहे और वो सीखते हैं। दूसरा, ये आपको याद होगा, अपने यहाँ एक जो साउथ में है ना, मैं नाम भूल रही हूँ, जहाँ प्रचुर मात्रा में खाना बनता है और बांटा जाता है। जयपुर में भी उसका है, अपने जगतपुरा में ही अक्षरधाम, यस, अक्षरधाम या कुछ और भी कहते हैं उसको। वो वहाँ के बच्चे बहुत प्रभावित हैं। तो हम लोगों से, मैं वहीं थी एक बार, तो एक लड़का आया था, उसने कहा कि आप भारतीय हैं तो मैं भारत में जाके एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। और किस बात का, कि उनके मन में ये था कि भारत में गरीबी बहुत है, तो क्या मैं वहाँ जाके अक्षरधाम में अन्न बांटूंगा, पकाऊंगा, बनाऊँ, उससे जुड़ना चाहता हूँ अक्षरधाम से। तो हमने उसको सलाह दी कि तुम ज़रूर जाओ और वहाँ पर यथार्थ स्थिति देखो कि जितनी बर्बादी अन्न की अमेरिका में होती है
जितने बड़े बड़े होटलों में वो इतने बड़े बड़े ट्रे भर भर के खाना परोसते हैं और उनकी हेल्पिंग्स होती हैं, सब वो वेस्ट जाता है। उसमें फेंक देते हो, गार्बेज उसमें। उस तरह के हम लोग नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ अनाज की बर्बादी ना हो। तो आपको ये हमसे सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। वहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। बच्चे शोर नहीं करते, हॉर्न नहीं बजते, सब ये कॉमन बातें आप जानते हैं। तो जो हम कहते हैं कि जो अच्छी बातें हमें वहाँ से सीखनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं, जब जैसे स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, इवन मेरी ग्रैंड डॉटर का भी मैंने देखा है, तो वो हॉस्पिटल में जाके रिसेप्शन सर्विस पे करते हैं। हाँ, सर्विस देते 2 महीने वो अपनी सोशल सर्विस उसके मार्क्स मिलते उनके हैं, मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं, और यहाँ के गरबा और ये सब सीखते हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं, कथक सीखते हैं। उनके प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, मेरी पोतियों ने किए हैं। और ये अपने कहना चाहिए गरबा और भारतीय परिधान बहुत शौक से पहनते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ओकेजनल होता है, ज्यादातर समय जो बच्चे चिन्मय मिशन में संस्कृत के श्लोक पढ़ के हमारे प्रवासी भारतीयों के हम देख के गदगद होते हैं, उनका 12th के बाद ग्रेजुएशन होता है, तो उनके माता पिता मंदिर जाके और वो एक तरह से लंगर जैसे होता है करते हैं, वो करते हैं, खाना खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, पार्टियां करते हैं। वो मंदिर से बाहर निकले, बाहर जूते पहने, बस बिल्कुल वहीं वो भूल जाते हैं कि हम भारतीय। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वहीं। तो ये जो द्विविध संस्कृति चल रही है, उसका असर, जो आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि वो फिर हमसे ज्यादा भारतीयता को अपना रहे हैं। उसके मुझे 2 कारण लगते हैं। ज्यादा मंदिर जाएंगे, ज्यादा गुरुद्वारे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा कि वहाँ जिस तरह से धार्मिक पर्वों को मनाया जाता है, और उसमें एक तो 2 चीज़ें मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे समझ में आई। वो घर से बाहर जाते हैं तो परिवार को तो घर को मिस करते हैं। उनमें एक होम सिकनेस रहती है। शायद ये उसी पीढ़ी के लिए सच है जो गई है, अभी बाद वाली पीढ़ी के लिए उतना सच नहीं है, जो नेक्स्ट जनरेशन है। नहीं, अभी तो मैं मेरी बहनों की पीढ़ी और अपने बेटे की पीढ़ी को देख रही हैं, ठीक है, उनको भी और उनके बच्चों को भी देख रही हूँ। और मैंने अपनी बहनों के बच्चों को भी देखा, वो भारतीय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो खून से तो भारतीय है। लेकिन मेरे भाई के बच्चे जो हैं शानदार भांगड़ा करते हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छा भजन गाती हैं, मेरा भाई म्यूज़िक में बहुत है तो सीए, लेकिन गीत वीत खूब गाता है, अच्छे कल्चरल। मेरी भतीजी शास्त्रीय संगीत डॉक्टर बन रही है, और उसकी बेटी वो शास्त्रीय संगीत जानती है, तबला बजाना जानती है, पियानो जानती है, बहुत अच्छी हिंदी भी बोल लेती है। तो एक चीज़ तो ये है कि वो उसको जो अपने छूटे हुए संस्कार माता पिता कैसे देते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। वातावरण उन्हें कैसा मिलता है, उस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक तरह से उनमें विदेशी होने की या प्रवासी होने की एक असुरक्षित भावना होती है, इनसिक्योरिटी की होती है, और उस असुरक्षा की वजह से वो अपने भारतीय समाजों में ही ज़्यादा जुड़ते हैं, बजाय उनके ये मैंने महसूस किया है दफ्तरों में उनके साथ काम करने वाले। हालांकि ये मिथ गलत है कि अमेरिकन अपने परिवारों की ज़्यादा चिंता नहीं करते, बच्चों की चिंता नहीं करते। मैंने देखा वो भी उतना ही प्यार करते हैं, और वो भी उतने धार्मिक भी हैं, और वो भी उतने कंजर्वेटिव भी हैं समाज में, वो भी नहीं मिक्स होते, भारतीयों से ज़्यादा नहीं होते। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, ये शायद क्लोज करती है, उनको पास लाती है, नजदीक लाती है। तो सबसे पहला तो वो क्या है कि मेरी शरण में जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो धर्म हमारा भी आधार है, उनका भी आधार है। जब हरे को हरि नाम होता है, तो धर्म उनको सुरक्षा देता है, इसलिए शायद। और दूसरी बात, मतलब एक मैंने ये कहा इसलिए, और दूसरा वो अपने सांस्कृतिक जड़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो उस बहाने से वो अपने समाजों से मिलके अपनी भारतीयता को जीवित भी रखते। उनकी जो शादियाँ होती हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे कजिन ब्रदर की बेटी की शादी हुई है, तो वो पूरे परंपरा से करते हैं, पूरे परंपरा से फेरे लगाएंगे। उसकी साउथ इंडियन लड़के से शादी हुई, तो साउथ इंडियन दोनों तरीके से और दोनों रिवाजों को लेके चलते। मेरी भांजी की शादी हुई है, तो वो सिख परिवार से है,
तो वो गुरुद्वारे में भी हुई है और उधर भी हुई है। हिंदू संस्कारों हाँ, से भी हुई है। हाँ। हम लोग इस तरह से नहीं करते यहाँ पर, हाँ। जितना वो लोग इसके प्रति होते हैं। चलिए, अभी आपने, हम लोग जितनी बात हुई तो हमने एक ऐसे वर्ग के बारे में बात की जो विदेश जाते हैं, जो बहुत शिक्षित हैं, कंपैरेटिवली वेल ऑफ फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपकी कहानी में भी है एक भरोसा राम का, और जो हम लोग न्यूज़ में और वो भी देखते हैं, जो कम लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, जो उतनी, जिनके पास इतनी संपन्नता नहीं है, जो सीधे रास्ते से नहीं जा सकते हैं, जैसे आप कहते हैं डंकी राउट से जाते हैं। तो ये इन लोगों के बारे में पहले आप अपनी कहानी की बात करिए कि एक भरोसा राम में जो पंडित जी हैं, उनकी व्यथा, उनकी तकलीफ़, और वो कैसा महसूस करते हैं वहाँ पर। वो मुझे लगता है कि जो मैंने एक भरोसा राम का कहा शीर्षक रखा, उसका उस पर पूरा उपन्यास लिखा जाए। वो गिरमिटिया है जो पहला, मैं बताती हूँ। महात्मा गांधी के ऊपर पहला नहीं, गिरमिटिया, वो तो अलग बात है। हमारा इतिहास का एक बहुत कड़वा सच है। 19वीं शताब्दी में, या मुझे एग्जैक्ट समय 18वीं 19वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी के अंग्रेजों के काल, अंग्रेजों ने यहाँ देखा कि भारतीय जो हैं मेहनत बहुत करते हैं, किसान हैं, अकाल यहाँ खूब पड़ते रहे समय में, धरती पड़ती रही, बारिश पे हम निर्भर रहे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, मैं उसका बताती हूँ। बाकायदा ये हमारे भारत का सच है, काला अध्याय है। अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती एक एग्रीमेंट पे साइन करवाया कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और तुम इस पर सिग्नेचर कर दो। लेकिन उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया और उनको समुद्री जहाज़ों पे चढ़ा के कहाँ भेजा गया, जिसमें आज त्रिनिडाद टोबैको, सूरीनाम, फिजी, ये जो जगह हैं वहाँ की, साउथ अफ्रीका वगैरह, अंडर डेवलप्ड जो हैं, अविकसित देश थे, वहाँ भेजा गया जहाँ पानी होता था और गन्ने की खेती होती थी। उनको किस तरह से जबरदस्ती, बिना उनकी इच्छा के, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे युवाओं नाजी वाला सैनिक बनाया गया, उसी तरह से इनको भी जबरदस्ती भेजा गया, मजदूर बनाया गया और इनको वहाँ छोड़ा गया। मैंने बहुत साहित्य पढ़ा, मैंने इस पर एक PhD का टॉपिक भी दिया था। मैं रिटायर हो गई तो किसी और ने करवाया था, प्रवासी भारतीयों की समस्याएं। उस पर बहुत किताबें भी लिखी गई और ये वहाँ जाके इनको मजदूरी दी गई, मतलब बहुत कम वेतन पर इनसे काम करवाया। पत्थरों पे सोते थे, इनके लिए सुविधाएं नहीं होती थी, जंगल थे खुले और बहुत दुखदाई स्थितियां थी। और वहाँ पर इन्होंने कमाई कर करके तो वो अंग्रेजों ने खाया पैसा, लेकिन ये अपने जीवन को कैसे करते। देखिए, इंसान का, हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, शाम को विश्राम जब आता है तो हम आरती वंदन करते हैं। हमारे संस्कारों में ये था। उन भारतीयों ने क्या किया कि शाम के समय हमारे गांवों में आज भी आप देखेंगे कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं, रूप से पढ़ी जाती हैं, बिल्कुल याद हो जाती है, भजन गाए जाते हैं, हनुमान चालीसा गाया जाता है, पूरे कांड याद हैं। तो वो एक तरह से कुछ भी नहीं था उनके पास, वो अपने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां ले गए या उनको मौखिक रूप से याद था। शाम को वो मंडली बना के रामचरितमानस की जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो राम के भरोसे से वो अपना बल पाते थे, आत्मशक्ति पाते थे, और फिर कहते थे शायद ये दिन पलटेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर दिन बिताए, उनको कभी भारत वापस आने नहीं दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बनाई, अपनी मेहनत से पत्थर तोड़े, उन पत्थरों का बिस्तरा बनाया, तकिए बनाए, और फिर एक इंसानी ज़रूरत होती है, वहीं की जो निवासी स्त्रियां थी उनसे विवाह भी किए। और जब फिर उसके बाद अंग्रेज चले गए, थोड़ी आज़ादी मिली, तो उन्होंने वहाँ से फिर माइग्रेट भी किया, अमेरिका चले गए। हाँ। कुछ लोग अमेरिका चले गए। जिन पंडित जी के आपने जिक्र किया उनसे मैं मिली हूँ। ये उनका नाम था ब्रह्मदत्त शर्मा, ब्राह्मण थे वो, और उन्होंने, वो कैलिफोर्निया में थे, जहाँ कैलिफोर्निया मेरी सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर था जहाँ मेरी सबसे छोटी वाली बहन जाया करती थी और घर में पूजा पाठ के लिए उनको बुलाया करती थी। तो ऐसे ही बात करते करते उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर जो है, मेरी दीदी कहानियाँ वानियाँ लिखती है। तो उन्होंने कहा, मेरे पास आज भी उनका एक पत्र भी रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी बहन कहानी लिखती हैं
तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी 2-4 लाइनों में कि मेरे दादाजी पहले गिरमिटिया बनकर एग्रीमेंट से यहाँ आए थे और उनको ज़बरदस्ती बिहार से यहाँ लाया गया था और फिर वो कभी वापस नहीं जा पाए और मेरी दादी उनका इंतज़ार करते करते मर गई। उस पर मैंने कहानी में है बिल्कुल आपने लिखा है। तो वो उनकी आंखों में आंसू आते थे जब वो कहानी सुनाते थे। लेकिन फिर मेरे बेटे के घर में एक फिजी की लड़की आया करती थी घर के काम के लिए, सहायक किसी तरह से मिल गई उसको, बच्चा छोटा था। उसकी मैंने एक बार फोटो खींचनी चाहिए तो मैंने कहा मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगी, तो वो भाग गई, घर छोड़ के भाग गई। उसने ना मुझे फोटो खींचने दी, घर छोड़ के भाग गई। नौकरी छोड़ दी उसने। बाद में पता लगा, अभी मैंने अपने बेटे से जिक्र किया, बोले ऐसे लोग जो वहां पर इलीगल रूप से रह रहे थे उन्हीं को ट्रम्प ने बाहर निकाला। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा प्रश्न है जो एक बात और कहूंगी। फिर उन्होंने जो ब्रह्मदत्त शर्मा थे वो भारत आए थे और भारत आके मुझसे मिले थे। मैं राजा पार्क में रहती थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आप पर लिखूंगी, तो विस्तार से तो नहीं लिख पाई। इसके बाद पहला गिरमिटिया करके एक उपन्यास लिखा गिरिराज किशोर जी ने, जो कानपुर के रजिस्ट्रार थे, IAS ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पहले जब दक्षिण अफ्रीका में आए थे वो पहले गिरमिटिया थे। तो गिरमिटिया का एक्चुअल मतलब भी हमको उससे एग्रीमेंट से गिरमिटिया बोलचाल की भाषा में, मजदूरों की भाषा में मिला। लेकिन इस पर रिसर्च हुई है और बहुत किताबें लिखी गई। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो आपने जो कहानी लिखी या जो ये तो मतलब इनको तो बांध के ले गए, मतलब जबरदस्ती ले गए। लेकिन आज जो बहुत से लोग ऐसे जाते हैं जो जिनको मजबूरी नहीं, लेकिन उनको सुंदर सुखद भविष्य जो है या उनकी जैसे चमक आपने एक वो आकर्षित करती है, तो येन केन प्रकारेण वो अमेरिका या विदेशों में जाना चाहते हैं और वो गलत सलत तरीके के लोगों के हाथ में फंस जाते हैं। तो जिसे डंकी रूट कहते हैं, आप डंकी रूट से जाते हैं। और अभी जब हाल फिलहाल में लोगों को, ऐसे लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया, उनके बारे में कुछ बताएं आप। कि बिल्कुल बताऊंगी मैं, क्योंकि ऐसे अनुभव भी हुए। मैंने कहा ना कि समाज में, बल्कि गरीब लोगों को, हमारी तो जो घर में सहायक आती हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाती है। सारा हिंदुस्तान अमेरिका थोड़ी जा रहा है। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि अंग्रेजी आएगी तो इनको नौकरी अच्छी मिलेगी। एक तो हमारी ये गुलामी खत्म नहीं हुई, दूसरी बात है। दूसरा, जो घर से भाग जाते हैं बेरोजगार, दुबई भी गए, वहाँ फंसे, अमेरिका गए, लंदन गए, उनके किस्से भी बताती हूँ। इस पर भी मैंने किताबें पढ़ी हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास शिक्षा ज़्यादा नहीं होती, जितना अवैध जो वहाँ पर पुनर्वास हुआ, जिनको निकाला जा रहा है, ये आपके बात से ही जुड़े हुए चीज़ें, वो छोटी छोटी मजदूरी पे करते, क्योंकि उनको बड़ी नौकरियां नहीं मिलती। क्या करते हैं, मॉल्स में सेल्समैन बन जाते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, मजदूरी करते हैं। मैंने लंदन में ऐसे लोगों को स्वीपर बनते देखा, ऐसे लोगों को टैक्सी ड्राइवर बनते देखा, ऐसे लोगों के होटल्स में बैरे बनते देखा, कुक बनते देखा। और वो उनकी फिर क्या होती है, उनके अलग बस्तियां बन जाती हैं छोटी छोटी गलियों में। हर जगह गरीबी तो होती है, डाउनटाउन होते हैं, हम लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं है उन गलियों का। वहाँ उनको इतना कम पैसा मिलता है, एक बार वहाँ से आ गए तो उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है कि अब हम अपने वापस देश कैसे में नहीं जाएं, लौट सकते। कैसे जाएं वापस। उनके माता पिता इस उम्मीद में होते हैं कि वहाँ तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पैसा भेजेंगे, पैसे आते नहीं हैं। वहाँ वो शराब के आदी हो जाते हैं, शराबी बन जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं, और फिर उनके गिरोह बन जाते हैं, और इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ना वो यहाँ वापस आने के होते हैं, ना वो वापस जाने के होते हैं। मैं फिर शायद विषयांतर नहीं होगा, एक विजिट में मैं ब्रेक जर्नी करके स्विट्ज़रलैंड से लौट रही थी, तो मेरे पास की जो सीट थी वहाँ पर एक लड़का आके बैठा, आंखें लाल, बाल सुनहरी, मैला कुचैला, उसने कोट पहन रखा, बदबू इतनी आ रही थी कि मैं पास नहीं मुश्किल हो। मैंने एयर होस्टेस से कहा भी मेरी सीट बदल दो, तो बोली अब नहीं बदली जा सकती है। खैर कोई बात नहीं, तो फिर मैंने उससे कहा बात करूं, तो मैंने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? कहता है मैं स्विट्ज़रलैंड में। मैंने कहा क्या करते हो? मैं कुक हूँ वहाँ पर। तो मैंने कहा कहाँ? कि मैं घर आ रहा हूँ, बहुत सालों के बाद मैंने थोड़ा सा पैसा जोड़ा है, मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में मुझे उतरना था। तो
उससे उसकी बात सुन के तब मैंने उसकी स्थिति की कल्पना की। उससे तो ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकती थी। ये है कि मेरी छोटी अटैची उतारने में उसने मेरी मदद भी की, थोड़ी सी मुझे सहानुभूति भी हुई उसकी। लेकिन मैंने जो साहित्य पढ़ा है, उषा प्रेमवदा के उपन्यासों में है, लंदन की मैंने घटनाएं देखी हैं, कुछ टीवी की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उनके हाल बहुत बुरे होते हैं। और ऐसे स्थितियां तो गरीब लोगों की हैं। कुछ लोग पैसा कमा भी लेते होंगे तो वापस आते हैं। दुबई में एक दिमाग से उतर रहा है, नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है, उनके पासपोर्ट और वीज़ा रख लेते हैं हाँ, और फिर उनको नहीं निकल पाते, वहाँ से निकल नहीं फिर पाते, वो बर्बाद होके ही आ पाते हैं। उसका पूरा उपन्यास है उनका, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीज़ें सच्चाइयों से जुड़ी हुई हैं। हम आधा सच जानते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा वास्ता उन गलियारों से पड़ता नहीं पड़ता है। मैं जानना चाह रही थी सुदेश जी, आपने अब हम लोगों ने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की, हम ग्लोबल होते हुए भी लोकल रह जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हम अपनी संस्कृतियों को, अपने धर्म को, अपने नाच गानों को, अपने संस्कारों को, वो सबको बचा के रखते हैं। तो एक आपकी मैं किताब देख रही थी, उसमें राजस्थानी और पंजाबी लोकगीतों पर वो किताब है। थोड़ी सी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वहाँ जाके तो बचाते ही हैं, यहाँ जब लोग जो गीत हैं उनकी पहले तो आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है इस सब परिस्थितियों में। मतलब मेरा प्रश्न पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि प्रासंगिकता तो है, तभी तो उसे भी वहाँ बचा के रखते हैं। लेकिन वो लोकगीत क्या पूरा इतिहास है अपने आप में? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें। आपने सारे प्रश्न गीता जी ऐसे पूछे जो मेरे दिल को छू जाते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब। दोनों अनुभव, पंजाब की धरती ने मुझे जन्म दिया और राजस्थान की धरती ने पाला जीवन दिया और जीवन समझ लिए। हाँ। मातृभाषा मेरी पंजाबी है। माता पिता विभाजन की त्रासदी झेल कर आए, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया। मैंने रचनाएं भी पढ़ी, काफ़ी सारे किताबें पढ़ी हैं। मैं ये मान के चलती हूँ, आपने जो बात की पंजाबी और राजस्थानी गीतों की, क्योंकि राजस्थान में मुझे हो गए 50-60 साल से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ के सांस्कृतिक समारोह, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के संस्कार, इन सब से मैं परिचित होती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो लोकगीत हैं वो जनमानस की धड़कन है। बहुत सुंदर, नैसर्गिक है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और सहज रूप से उत्पन्न, सहज रूप से उनमें दिल धड़कता है, दिमाग नहीं काम नहीं होता, बनावट नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। हमारे जहाँ उस युग में जब शिक्षा भी नहीं थी और मनुष्य मनोवेगों में जीता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, उसको अभिव्यक्ति चाहिए। सारे मनोवेग शायद लोक साहित्य में, लोक संगीत में, वो तो पंत जी ने कहा ना, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। बिल्कुल, तो आह नहीं होती, उल्लास भी होता है। हाँ, दोनों है, उल्लास भी होता है। तो जब उल्लास होता है, जब फसल, और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, जब फसल उगती है, बालियां तो देखते हैं, गीत हैं, तो बाजरे का सिट्टा याद आता है। याद जरा सुनाओ ना। एक दो पंक्ति। हाँ बिल्कुल, एक नमूना हो जाए। बाजरे दा सिट्टा वैसा तली ते मरोड़िया, रुठिया जांदा माइया वैसा गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। पंजाबी का आप गाने सुनिए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो आप ये देखिए कि इससे वो कहती है कि फसल तो उग गई और वो आप दाने रगड़ के निकालते हैं, लेकिन रुठिया जांदा माइया कहते हैं प्रेमी को, पति को। वो रूठ के जा रहा है। अब हमने उसको गा के जैसे उसको वापस बुला रहे हैं। तो ये जो एक मिठास है, जैसे बाजरे के दानों की मिठास है, वो मिठास इन गानों में घुल के आती है। और दूसरी चीज है, पंजाबी गाने ढोलक और चमचे के साथ आ जाते हैं, ढोल के साथ। आप पंजाबी ढोल सुनिए, आपके पैर थिरकने लग जाएंगे। उल्लास, एक उत्साह है, जोश है। शायद वही सब मेलों में भी रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ के मेलों में भी रिफ्लेक्ट। पंजाब की धरती का ही ये विशेषता है कि मेले का कोई गीत सुनाए अगर आपको याद आ रहा है तो।
मेले का तो नहीं, चरखे का गीत मुझे जरूर याद है। सुनाए। मेरी माँ बताया करती थी कि पहले ज़माने में जैसे जमींदार और शाहूकार होते करते थे, तो उनके बड़े बड़े आंगन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, और उन आंगनों में आसपास की जितनी बेटियां बहुएं होती थी, वो अपनी रुई की पूनियाँ, जानते हैं ना, हाँ, वो जैसे तकली रुई के बुनते पूनियाँ हैं। होती हाँ, हैं, हाँ। वो लेके आती थी। हम्म, और उनमें चंगेरे जो बांस के उसके पत्तों से जो बुनी जाती थी, उनको चंगेर कहते थे। टोकरियाँ जो होती थी उनमें रख के उनको बुलावा भेजा जाता था। आंगन में चरखे होते थे, तो वो चरखे काटती थी और गाती थी। हाँ। और जब वो जाती थी तो जो बुलाती थी, उनकी होस्ट जो होती थी, वो उनकी चंगेरों में पताशे या गुड़ वगैरह वो भर के वापस देती थी। तो ये एक जो सामूहिक जो रूप है, सामूहिकता का जो रूप है, सामाजिकता को जो रूप है। दूसरा, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं था। जो धनवान लोग होते थे वो अपने अधीनस्थ काम करने वाले या पड़ोसियों को पूरे गले से लगाते थे। उनके मेल जोल में कोई ऐसा कोई उदाहरण आपको राजस्थान में दिखता है? राजस्थान में लोकगीतों में सामूहिकता है। जैसे घूमर होता है, हाँ, शायद घूमर मेले में भी मैं जासिया जिस तरह से है, और उसमें परिवार के गीत। मारी घूमर छे नखराली, हाँ वो जो है, हाँ, वो उससे जुड़े हुए मैं बताती हूँ। लोकगीतों में मुख्य अधिष्ठान परिवार है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, मिठास है, उल्हाने हैं, सामाजिकता है, और अपने मन की भड़ास भी है। जो कुछ भी मुंह से नहीं कह सकते वो गानों में सुना दिया। उसकी वजह रही कि स्त्रियों को ज्यादा मौका मिलता भी नहीं था, दमित भाव रह जाते थे। वो कहती है कि वो एक है कि बाबुल मेरे का एहो जा वर टोल, कि मेरे लिए ऐसा तू दूल्हा ढूंढो जो कन्हैया की तरह हो। ये राजस्थानी गीत में भी है, पंजाबी गीत में भी है। तो वो जो चरखे की मैं बात करी थी, उसमें मैं एक दो लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बड़ा प्यारा गाना है, मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, बहुत सुना हुआ है, जरूर सुनाइए। मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, ए चरखा मेरे बाबूल दिता विच विच लाइयां मेखा, ए चरखा मेरे बाबूल दिता विच विच लाइयां मेखा, मैं बाबुल नू याद करा जद चरखे वल वेखा, चरखा चन्नन। क्या बात है, ये समझ में आ गया कि जब जब चरखा देखती हूँ तो बाबुल की याद आ जाती फिर है। इसके आगे जुड़ती हुई लाइनें हैं। तो दूसरी चीज ये है कि एक और पक्ष है इसका, लोकगीतों का, जैसे जहाँ कभी अकाल पड़ गया, गांव में रोजगार नहीं मिले, तो ज्यादातर पुरुष प्रदेश के लिए जाते थे। राजस्थान तो इसके लिए बहुत, बंगाल में बहुत जाते थे लोग। तो दोनों का मतलब भारतीय संस्कृति तो एक ही जैसी है, भाषा अलग है, बस भाषा अलग है, परिस्थितियां भी एक जैसी है। सिर्फ ये है कि वहाँ पंजाब में क्योंकि अनाज बहुत होता था, कृषि प्रधान था, राजस्थान में दूसरी तरह की स्थितियां थी, तो बाहर जाते थे। तो पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, तो वो क्या विरह गीत गाती। जैसे यहाँ राजस्थान में कुर्जा गीत है, का गीत है। और एक है ना, उड़ उड़ रे उड़ उड़ रे उड़ उड़ रे मारा काला कागला, जद मारा प्यू जी घर आवे, जद मारा प्यू जी घर आवे। तो ये जो है, अब इसमें भी देखिए, एक तो पति वियोग की विरह वाली बात हो गई, और दूसरी बात हो गई कि परदेसी है पिया, और तीसरी चीज़ जो है, हमारे पुराने जो एक टोटके कहिए कि घर में काव बोलता है, कौवा बोलता है, तो कोई मेहमान आने वाला है ना। तो पंजाबी में एक टप्पा है इसका, कोठे उत्ते बोले कावा, कोठे उत्ते बोले कावा, अज मेरे माये आना, सिर तो के क्लिप लावा। तो ये जो भाव एक जैसा ही लगता है। तो मैंने जितने, चाहे जन्म के गीत हों, चाहे वो शादी के गीत हों, चाहे आपके परिवार के गीत हों, सिर्फ भाषा का फर्क पड़ता है, भावनाएं वही होती हैं। और पहले क्या होता था, बारात के साथ जाती नहीं थी स्त्रियां,
तो पीछे वो पुरुषों का स्वांग रख के जो उनके मन में, चाहे सास को गाली देनी हो, चाहे वो इकट्ठे अपने पति पे गुस्सा करना हो, चाहे उनकी कोई भी विवशता हो, जो उनके अरमान रह गए हो, वो सब भड़ास निकल जाती थी। एक इसी में वो कहते हैं, जो जब लड़की की शादी होती थी तो जो बारात आती थी तो लड़की जाने का बड़ा दुख होता है, सबको दुख होता है, तो जो समधी आते हैं उनको गालियां दी जाती हैं, वो सब जगह गालियां दी जाती हैं। और उसमें समधियों की जितनी दुर्गत की जाती है उतनी की जाती है। और उसका शायद पर्पस ये होता है कि, और वो मांग के सुनते हैं कि तुम्हारे यहाँ किसी को गाली गाने नहीं आती, आप जरा सुनाएं कोई उसमें छंद पर आगे मेरे एक्चुअली मेरे को मैंने नहीं याद आ रहा, कभी याद नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन है राजस्थानी में भी होते होंगे इसमें, यूपी के भी होते हैं, हाँ, सब में होते हैं। तो जो आपने बात की यूपी का, मुझे एक याद है कि ऊपर से तो पटकती अमुक चंद गिरे तो गिरन न दे, मेरो ही यरा यूं कहे तेरी धमक दैया मारू कुटैया, और नाम एक गाली दी हबे होए, हरामी भी होए। तो ये इस तरह के शायद कुछ होते होंगे पंजाबी में होते हैं। वो उसको शुरू ऐसे करते हैं, छंद पर आगे, आप मुझे याद, मैं बता रही हूँ, छोड़िए दूसरा कुछ सुनाइए। मैं एक, जैसे आपने विदाई की बात की, जैसे राजस्थान का एक गीत है, कोयल बाईरा सिद्ध चालिया, जब विदा होती है ना बेटी की, तो बाबुल उदास होते हैं। तो पंजाबी में वारिस शाह की एक का गीत है, बहुत ही अभी जिक्र होता रहता है उसका, क्योंकि मैं गाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो शौक है तो बताती हूँ आपको। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिखा, डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिखा, मैनू ले चले बाबुला ले चले वे। तो वो आगे ये कहती है कि 5 दिन मैं तेरे घर रह चली, तू मैनू रख ले बाबला, मेरा बोलिया चालिया माफ करी, तू मैनू रख ले बाबला। तो वो जो दर्द है उसमें, वो दर्द बेटी का जो दर्द होता है ना, वो इस गीत में आ जाता है सारा। और कुछ उल्हाने भी होते होंगे, जैसे सास ननंद के या ननंद देवर के या भाभी देवर, बहुत होते हैं। वो तो इतने ज्यादा होते हैं, कोई एक दो सुनाए। मैं बताती हूँ आपको। वो तो सास को तो इतनी गालियां दी जाती हैं बेचारी। बताती हूँ, एक बहुत बहुत चर्चित और प्रसिद्ध गाना है, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माइया, तेरी मां ने चाड़िया सागवे, तेरी मां ने चाड़िया सागवे, असा मंगे आते दिता है उलाना, कुछ इस तरह का इसका जुड़ा है। तो गीत जो हैं वो उनकी मतलब एक्सप्रेशन, इसे साइकोलॉजिकली देखें तो जैसे कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात जो कहनी है वो गीतों में नहीं। मुझे इसका एक वो हुआ, अभी कहीं ये चर्चा रही थी, अभी दिमाग से उतर रहे हैं सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। हाँ, कि हमारी कुछ मीटिंग होती है तो कई लोग कहते हैं आप पंजाबी गाने सुनाइए। तो मैंने कहा सास को इतनी गालियां दी जाती हैं, अब तो वो जमाने चले गए जब सास को गालियां मिलती थी और सास रौब मारती थी। हमारी पीढ़ी तो न बहुओं को कुछ कह सकती है, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बच्चों को ही नहीं कह सकते। कम से कम सास को बदनाम करने की ये गीत तो बदलने चाहिए। हाँ, गीत बदलने चाहिए। तो उम्मीद है कि आगे गीत बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। जैसे जैसा, क्योंकि गीत क्या है, समय को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारे इन चीजों में जो चरखे की बात हुई, पुराने खेतों की बात हुई, खेत तो अभी भी हैं, बाजरे के सिट्टे अभी भी हैं, लेकिन जो चीज़ अब चरखे गायब होते जा रहे हैं घर से, हमारा जीवन शैली बदल रही है। और अक्सर जिक्र होता है कि हम पर फिल्मी गानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो अब तो फिल्मी हमारे, लेकिन फिल्मी गानों में भी देखिए आप लोकगीत, आप राजस्थानी गीत भी आप देखते हैं, पंजाबी गीत, दोनों ही तरह के गीत फिल्म संगीत में खूब आए हैं। हाँ, तो ये मोरिया है न मोरिया वाला गाना जो राजस्थानी गीतों के और लोक संगीत के और नृत्य के, इसके बिना कोई भी संगीत हो ही नहीं, कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी खुशियों से जुड़े हुए हैं, हमारे उल्लास से जुड़े हुए हैं, तो लोकगीतों तो कहते हैं कि ये जब शुरू हुए
तो क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमने तो प्रकृति को देवता माना। आपको मानिए पानी का देवता है, बिल्कुल, अग्नि का सबके देवता देवता है, हैं, हाँ। आकाश का देवता है, सबकी पूजा पृथ्वी करते हैं हम। देवता, क्षिति जल गगन पावक समीरा, सारे देवता है। तो जो मनुष्य के मन की असुरक्षा होती है वो देवताओं से विनती करके ही तो पूरी होती है। हम बिल्कुल। सारे देवताओं डरते को हैं हम मनाते उनसे, हैं। हाँ। उसके बाद हमने नाम रख लिए उनके। और उस समय जो गीत बने वो इसी तरह से निसर्ग सुंदर गीत थे, क्योंकि अब धीरे धीरे वो चीज़ बदल गई, लेकिन हमारे मन की जो असुरक्षा की भावना है वो आज भी है। संबंधों की है, मन जो चाहता है मिठास की भावना है। हम जीवंत क्यों करते हैं? जब हमारे विवाह या जन्म का होता है तो हम देवताओं को मनाते हैं, और उसमें ये संस्कार गीत और लोकगीत ही काम आते हैं। चाहे वो गर्भाधान संस्कार हो, चाहे विवाह का संस्कार हो, चाहे विदाई का संस्कार हो। 16 संस्कारों की जो मान्यता है उसमें कुछ लोग मृत्यु को संस्कार मानते हैं, कुछ हमारे वैदिक ऋषि जो हैं, बाकी सामान्य तौर पर इनको नहीं माना जाता क्योंकि उसमें उल्लास नहीं है। तो मुख्य रूप से जो गीत हैं वो इससे माने जाते हैं, उल्लास और मनोवृत्तियों की जो अभिव्यक्ति है उससे माने जाते हैं। सुदेशी, मेरा एक प्रश्न है। आज हम विमेन लिप की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, पर जो लोकगीत हैं उसमें तो महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं दिखती, वो अपने आदमियों से लड़ती दिखती हैं, उनको धमकी देते दिखती हैं और उनको चैलेंज चुनौती करते दिखती हैं। ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा है तो सुनाएं। अरे मज़ा आ गया। लोकगीतों में तो ऐसा है, बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा साहसी थी, निर्भीक थी, क्योंकि उनके पीछे पूरा परिवार का साथ होता था। सुनाए जरा कुछ। बड़ा मजेदार लोकगीत में तो पूरा हमारा काल का सच बोलता है। एक गाना बड़ा मजेदार है, और अमृतसर का नाम तो आपने सुना ही हुआ है। हाँ। वहाँ की जो मसालेदार काली मिर्च की बड़ियाँ होती हैं, पापड़ होते हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर है। तो एक गाना मैं सुनाती हूँ। अंबरसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू मरेंदा आकड़ते तो मैं सहनी ना, वे अड़िया तू करेंदा आकड़ सहंदी ना है। छनक छनक तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे। अरे बाबा रे। छनक छनक मेरी बोदी, तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, तू रखना ते रख, कढ़ना ते कढ़। मैयों तेरे नल वसियां और कोई वसे भी ना, मैयों तेरे नल रहियां और कोई रहे भी ना। तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि भाई देखे, तेरी मर्जी तो मेरे ऊपर तुम लाद नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगी, तुम मेरी चोटी पकड़ लो, और मैं तेरे नाल निभा रही हूँ, तू तो निभा नहीं सकता। तो अब तू मैं निभा रही हूँ तो इसकी तो तुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो पहले के जो अपन महिलाओं के सिस्टरहुड की बात करते हैं, हमें लगता है जो संयुक्त परिवार होते थे उस समय के, उसमें मैं ये नहीं कहती कि ईर्ष्या नहीं होती थी, संघर्ष नहीं होता था, लड़ाइयाँ नहीं होती थी, सब होता था, फिर भी एक बहनापा होता था उनमें। तो वैसे कोई गीत कोई अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बताएं, या वैसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा हो तो बताएं, कोई किसी ओकेजन पर ऐसा होता हो। एक गाना सुनाती हूँ अगर उसमें आ जाए आपकी बात पे। काला डोरिया कुंडे न लड़ियो, कि छोटा देवरा पाभी नल लड़ियो, ना लड़ देवरा तेरी दूर पर आई वे, ना लड़ सोनिया तेरी एक पर जाई वे। क्या बात है। डोरिया कुंडे नल लड़िया अड़ियो, के का छोटा देवरा पाभी नल लड़ियो। एक चीज मैंने आपने नोट की होगी, पंजाबी गानों की जो लय है वो आप सुनते ही आपके पैर थिरकने, हाथ पे हाथ टैप करने लगते हैं, ढोलक बजने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका चित्त ऐसा होता है जैसे प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी खूबी। राजस्थान के गीतों में धैर्य है, स्थिरता है। घूम रे रम्या मैं जास्या, आछोरे बोलो मोर बोलो, मोरिया आछोरे बोलो आधी रात को, ये फर्क है। तो ढोल बजता है ना तो भांगड़ा उल्लास होना शुरू हो जाता है। बारी बरसन खट गया सी, खटके लियांदा की, खटके लियांदा चांदी, परियां ने कुंड कढ़ लिया, जदों वेखी पंजाबन जांदी, के परियां ने कुंड कढ़ लिया। इस तरह अपने आप फुट टैपिंग म्यूजिक मतलब होता है उनका। और वो उनके जो स्टेप्स होते हैं ना, जो सरदार लोग भांगड़ा करते हैं,
बहुत हम एनर्जेटिक, देखते बहुत रह जाते ताकत हैं, चाहिए। पूरी हाँ। ताकत चाहिए, हाँ। पूरा जैसे लगता है कि पंजाब का शेर बोल रहा है, इतना। तो शायद इसीलिए जब वहाँ पे कोई कार्यक्रम होते हैं, ब्याह शादी है जो भी, तो काम करने में थकान होती है, तो उन काम करने के समय में भी गीत गाए जाते हैं, ताकि वो एहसास ही नहीं हो कि कोई काम कर रहे हैं। गीत गाते गाते कब समय निकल गया, कब पूड़ियाँ बन गई, कब बिल गई, कब सिक गई, पता ही नहीं लगता था। ये तो एक सामूहिकता की बात है जो राजस्थान में मिलेगी, सब जगह है। पंजाब में हाँ, मिलेगी। हाँ, हाँ। लेकिन एक चीज और इसके साथ मुझे लग रही है कि पंजाब में पशुपालन बहुत होता रहा, गाय भैंसें बहुत होती, हर घर में होती थी, हरियाली होती थी, कोई अकाल वकाल का उस तरह से डर नहीं था। तो इतना दूध घी मक्खन होता था कि हमारे माता पिता, माँ बताया करती थी कि सुबह सुबह मेरी नानी जो होती थी वो मक्खन निकालने बैठती थी और इतनी बड़ी बड़ी मटकियाँ होती थी, बिल्कुल। और वो जो मोटी मोटी रोटियां बनती थी उसके ऊपर इतना सारा मक्खन रख के वो कलेवा होता था, सुबह का नाश्ता होता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस में जो छाछ बढ़ती थी, छाछ बढ़ती थी, लाइनें लगती थी लोटे भर भर, बिल्कुल, और दूध दुहा जाता था। तो मेरी माँ ने बताया, तब मुझे अब सब याद आ रहा है, मम्मी की याद आ रही है कि हमारे घर में जब गाय दोहते थे तो हम उनका गरम गरम दूध थनों से ही पीते थे। हाँ। वो इसलिए पंजाब की जो पंजाबी लोग हैं वो एनर्जेटिक भी ज़्यादा हैं, स्वस्थ भी ज़्यादा है और संघर्षशील भी हैं। संघर्ष, यही मुझे लगता है कि जैसे लोकगीत खत्म नहीं हुए अभी, उनका स्वरूप बदल गया। जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि जो बच्चे बाहर चले गए, जो लोग बाहर चले गए, उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है और उतना ही पॉपुलर कर दिया। तो कुछ आपको कोई गीत या कुछ याद आ रहा हो तो बताएं आप। मैं आपको एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि समय तो बदलता है, हमारा स्वाद बदल गया, हमारे वैरायटी हो गई, स्वाद में बहुत विविधता आ गई, हम ज़्यादा ग्लोबल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा हो गए। जो जिस तरह से मजदूर लोग, गिरमिटिया लोग भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस को ले गए थे, लोकगीतों को लेके गए थे, उसका एक परिवर्तित रूप आज हम दूसरे रूप में देख रहे हैं। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ की संस्कृति से तो प्रभावित होंगे, अंग्रेजी खान पान से भी होते हैं। अगर अमेरिकन्स को उन्होंने भारतीय चटकारे लेना सिखा दिया है तो वो उन्होंने भी पिज्जा और बर्गर खाना शुरू कर दिया है। हाँ। तो संगीत में तो ये बात आएगी, फ्यूजन हो गया, संगीत में भी फ्यूजन हो गया। तो उसमें उसकी परिणति हम देखते हैं। हमारे आजकल के रैप गाने जो हैं, पॉप सिंगर्स हैं, और ये देखिए कि हर जो नई पीढ़ी है वो सब तरह के उस शैली को पसंद कर रही है। जल्दी जल्दी, मैं क्या अभी जो मैंने बोला, छनक छनक तेरी बोदी मेरे हाथ, ये तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो रैप में क्या होता है, तुकबंदियां ही तो होती हैं। और वो तुकबंदियां इतनी लोगों, और उसमें लोकल लैंग्वेज भी है और वहाँ की लैंग्वेज भी है, गा लो, कुछ मिक्स भी कर दिया, संवाद कर लो, डायलॉग आ गए। अब वो जो शास्त्रीयता थी संगीत की, गीतों की, छंदों की, वो उसका रूप बदल गया। इसी से मैं एक बात शुरू और करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने जब बात शुरू की तो प्रवासियों की बात की। आप प्रवासियों में क्या, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, जब बंटवारा हुआ, उन प्रवासियों को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही संवेदनशील सारा है, क्योंकि वो भी अपरूट हुए अपनी जगह से। और यहाँ मैं बताती हूँ, जो विभाजन हुआ, वहाँ का जो जीवन जिन्होंने जिया, यहाँ के मुस्लिम वहाँ गए, वहाँ के हिंदू इधर आए, वहाँ जमींदारा था, और इतिहास गवाह है कि वहाँ जमींदारा हिंदुओं के हाथ में था। ज़्यादातर पशुपालन होता था, खूब अनाज होता था। इस पर बहुत साहित्य लिखा गया। कभी आपको मौका मिले तो कृष्णा सोप्ती का जिंदगी नामा पढ़ लीजिए, पढ़ा है मैंने, तो उसमें आपको सारा जीवन वो पुराना दिख जाएगा। और जो भी त्रासदी रही, गांधी जी की सत्य और अहिंसा की हत्या करके हमने जो खून भरी आज़ादी मिली हमें, तो किस तरह से वहाँ से हमारे पूर्वज आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। उन्हें उम्मीद नहीं था, कुछ लोग तो ये कहते थे कि ये तो थोड़े दिन का है, हम तो साथ साथ रहे हुए हैं, वापस आएंगे। वापस जाना नहीं, किसी को नहीं लगा था कि ये ऐसा ही होगा कि हमेशा के लिए खाली हाथ आए, बचते बचाते आए, खून के प्यासे हो गए, ट्रेन लाशों से भरी गई, काट बहुत ज़्यादा मलबे निकले। और जब यहाँ आए तो उनके सामने जो शिविर लगाए गए थे, सहायता शरणार्थी
जिन्हें शिविर, कहा हाँ, गया, हाँ, शरणार्थी जिन्हें कहा गया। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली और इतना जर्जर हो चुका था, जो सोने की चिड़िया था भारत, वो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकती कि किस तरह से औरतों ने और हमारे उन भारतीयों ने या हिंदुओं ने अपने आप को वहाँ शरणार्थियों में रखा और नया जीवन शुरू किया। कुछ लोग जो कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने रेहड़ियाँ लगाई, ठेलियाँ लगा के। कुछ जो वहाँ पर बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, उन्होंने जूतों की दुकानें भी लगाई। कुछ सबको नौकरी तो लेकिन मिली नहीं थी। सर्वाइवल की जो बात है वो शायद आदमी को जिंदा रखता है और काम करने के लिए। शरणार्थी पुरुषार्थी बने, मैं ये कहूँगी। क्या बात है। शरणार्थी पुरुषार्थी बने और छोटी छोटी नौकरियों से उन्होंने बड़े बड़े व्यापार किए। उन्होंने पहले छोटे घर बनाए। मतलब मैं आपको अगर ये भी कहूँ कि ये भी सच है कि उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया। फिर कभी एक कपड़ा लिया, कभी दूसरा लिया, छोटे छोटे बर्तन लिए। इस तरह से जीरो से हीरो बने। और एक सपना था उनका, जो सबसे बड़ा, जो हमारे भारत विभाजन के साथ ही बहुत सारी उथल पुथल हुई पूरी। मैंने जैसे कहा कि मैंने अपने बेटे की जो कविता सुनाई, वो इस धरती से उस धरती में गया, लेकिन उसके पास शिक्षा का हथियार था, है ना, एक बौद्धिकता थी। और उतनी असुरक्षा नहीं थी कि बिल्कुल असुरक्षा भी नहीं थी। वो विवाह करके गया था, परिवार था उसके पास, लेकिन वहां से जो आए थे वो छुरियां और बंदूकों के उसमें आके आए थे। उनके पास कुछ नहीं था खाने, आतंक का झेलते हुए, लेकिन आतंक झेला। बहुत सारी हमारी बहनों थी, माताएं बहनें थी, स्त्रियों ने कुओं में कूद के अपनी जान दी। कुछ को उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया। उनके परिवारों ने कहा तुम मुस्लिमों के हाथ लगी हो, इसलिए अब तुम अछूत हो गई। उनके पतियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन जो परिवार आए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया और ढूंढा। कोई कहाँ बस गया, जहाँ जिसकी समाई हुई वहाँ गए और छोटे छोटे व्यवसायों से खड़ा कर दिया। ये उनको समय लगा, 10-20 साल लग गए। लेकिन एक जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, एक तो उन्होंने परिश्रम से जी नहीं चुराया। दूसरी स्थिति ये थी, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। जैसे मेरे पिता ने कहा कि हमें ये नहीं कि पहले जो रूढ़िवादिता थी कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दो, कि नहीं, तुम्हें शिक्षा लेनी है, पहले पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है और अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बनना है और उसमें लड़कियों को भी पढ़ाया, लड़कियों को भी पढ़ाया। कभी शिक्षा से उन्होंने और परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ा। जो परिश्रम का मादा है वो उनकी संतानों में भी आया। थोड़ी बहुत विकृतियां भी आई कि जो वहाँ बहुत ईमानदारी से काम करते थे, यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का रूप देखा, एक प्रतिस्पर्धा का रूप देखा, मारदार देखी। दूसरी चीज़ एक और थी, जो पहले आ गए थे, जिनको भनक लग गई थी या जो ज़्यादा सजग थे, वो अपनी काफ़ी सारी संपत्ति ले आए। शिमला आ गए, भारत में अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने स्थापित हो गए। या जो लोग उस विभाजन के त्रासदी नहीं झेली, उस पीड़ा को वो नहीं समझ ही नहीं सकते। वो नहीं समझ जाके पाए न फट्टी बिवाई, सोका जाने पीर पर आई। तो वो जो टकराव हुआ नौकरी का, रोजगारों का, राजनीति का, जो षड्यंत्र हुए, उसमें वो कहते हैं ना, मैंने कहीं लिखा है कि आदर्शों की परतें प्याज के छिलकों से निकलती, सिर्फ गंध छोड़ती रही। तो वो आदर्श और मूल्यों का जो विघटन शुरू हुआ, वो वहाँ से उस खून की नदियों से जो बह के आए, उनका निकला। मोहन राकेश की एक कहानी है, मलबे का मालिक। और एक विष्णु प्रभाकर का भी एक नाटक है, उसमें इतना दर्द छिपा हुआ है कि जो एक हमारी सेना थी जिसने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर लड़ाई की, उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, जाट थे, सिख थे। हाँ। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान की सेना में आ गए और कुछ भारतीय सेना फिर में वो आ गए, आपस में और लड़े। फिर वो बॉर्डर पे लड़े। आपस में लड़े। जो साथ रहते थे, जो एक दूसरे के कैसी विडंबना है। जब वहाँ पर ताजिए निकलते थे तो हमारे हिंदुओं की माएँ अपने बच्चों को उनके नीचे से निकालती थी पवित्रता के लिए। दरगाह जाते थे, गुरुद्वारों में जाते थे। वो जो एक संकीर्णता आ गई ना, उसने भारत को बहुत नुकसान किया। उसके निशान आज भी नहीं मिट पाए। वो कट्टरता तो है, लेकिन फिर भी अब उनको हम प्रवासी नहीं मानेंगे।
क्योंकि मैं अगर कहूँगी तो मैं तो अपने आप को भारतीय कहती हूँ, है ना। तो जैसे पासपोर्ट पे आपको लिखा जाता है कि आप पाकिस्तान में, पैदाइश हमारी हुई वहाँ पर, लेकिन हम 6 महीने में ही आ गए। तो हम पहले लिखते थे पाकिस्तान, अब लिखते हैं अनडिवाइडेड इंडिया। हाँ, तो अविभाजित भारत में, हाँ। तो अब भारतीय हैं। तो अब उनको प्रवासी कहना उचित नहीं लगता मुझे। चलिए, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, अगर परिश्रम करने की का दम है, मादा है, पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का मादा है, तो सारा जहां हमारा। आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका। गीता जी, मैं भी आपको बहुत आभार मान रही हूँ आपका। और पता नहीं कहाँ से कहाँ, किस कालखंड की यात्राएं कर ली हमने। देश से विदेश तक की यात्रा हो गई, लोक संस्कृति से संगीत की यात्रा हो गई, और जाने कितनी यादें साहित्य तक से घुल मिल के हम आज पहुँचे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लंबा सफ़र करके हम विराम की स्थिति में आए। चलती रहेगी, ये सतत यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत है ये। बिल्कुल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।